हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तो आपने जैसा कि थंबनेल्स पे देखा कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स, ठीक है, सारे प्रश्नों का एक साथ निचोड़ हम पढ़ने वाले हैं और आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं संपूर्ण राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है। टॉप महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि सीईटी, वनपाल, वन रक्षक, वन अधीक्षक और देखिए रेट सेकंड लेवल, मतलब सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना पहला जो करंट अफेयर का सवाल आता है तो वो आता है, ये देखिए। इसमें यह कहा गया है कि एक देखिए नंबर एक सवाल है कि अक्टूबर 2022 में राजस्थान में डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन आपके सामने है, सुशील घोष, अभिषेक बनर्जी, उमेश मिश्रा या कलराज यादव। देखिए जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर से उमेश मिश्रा को, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था, डिटेल भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। देखिए गहलोत सरकार ने साल 1989 में बेस के आईपीएस उमेश मिश्रा को नया डीजीपी बना दिया था, ठीक है। कब बना दिया था? 1989 को, ठीक है। और आज का जो अपना दूसरा सवाल है तो वो ये है, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। फिल्म के नाम आपके सामने हैं, जुल्का, संकांत, बंजारा या पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, शंखनाद। देखिए शंखनाद, जिसमें देखिए क्या होता है, जिसमें हाल ही में 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की शंखनाद और गुजरात की हेलोरो को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जिसमें देखिए शंखनाद के मुख्य हीरो जो श्रवण सांगर, ठीक है, को बेस्ट एक्टर व संतोष के मिश्रा को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है, ठीक है। किससे मिला है तो आपको नाम याद रखना है, श्रवण सागर और संतोष के मिश्रा को, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे सवाल की ओर। देखिए तीसरा सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए देश की पहली बार राजस्थान सरकार में शांति व अहिंसा विभाग का गठन, ये विभाग किस विभाग से अधीन कार्य करेगा। देखिए राजस्थान में जो देश की प्रथम पहली बार जो राजस्थान सरकार ने शांति और अहिंसा के लिए विभाग का गठन किया गया, तो ये विभाग किस विभाग के अधीन कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन ये कार्य करेगा। देखिए 1 अक्टूबर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन में राज्य कैबिनेट को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी थी, और ये कला एवं संस्कृति के विभाग के अधीन कार्य करेगा। और गौरतलब ये है कि 2019 में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया गया था, और जिसे 2021-22 में बजट में शांति एवं अहिंसा निर्देशालय बना दिया, और अब इसे बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में शांति अहिंसा विभाग बना दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 4 सवाल की तरफ। देखिए नंबर 4 सवाल ये कह रहा है कि हरदीप सिंह पुरी ने 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन में जीआईओ इंडिया 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया, ठीक है। जयपुर, उदयपुर, अलवर या जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में, ठीक है। देखिए केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीओ इंडिया 2022 का उद्घाटन किया था। क्या कब करता है वो, तो यहाँ पर देखिए 2022, ठीक है। और कहाँ करता है, जयपुर में। कौन करता है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां, करंट अफेयर के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझना है, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लास्ट में मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नंबर 5 सवाल ये कह रहा है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। देखिए हाल ही में राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो वो कौन बने अक्टूबर 2022, ठीक है। पंकज मित्तल,
डी.वाई चंद्रचूड, एन.वी. रामण्णा या यू ललित? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर ए, पंकज मित्तल। ठीक है, देखिए ये राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल ने आज मतलब देखिए राजभवन में शपथ लेता है और राज्यपाल कलराज मिश्र कि राजभवन से जस्टिस पी पंकज को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई, जिसमें देखिए उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ लेता है। वो किस भाषा में शपथ लेता है? तो हिंदी भाषा में लेता है। कौन लेता है? पंकज मित्तल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर से ये कह रहा है कि अप दीपो भव किसके पाषाणों व व्याख्यानों का संकलन है? अशोक गहलोत, बी.डी. कल्ला, कलराज मिश्र या शंकुतला रावत? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कलराज मिश्र। ठीक है, और देखिए राज्यपाल राज्यपाल की 3 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित संकल्प की सीधी प्रतिवर्ता की 3 वर्ष पुस्तक उसके भाषणों में एवं व्याख्यानों में संकलन अपदीपो भव और अंग्रेजी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल एंड नेशन में लोकार्पण भी किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 7वां। देखिए सितंबर 2022 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान सरकार पर कितना जुर्माना लगाया? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि सितंबर 2022 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान सरकार पर कितना जुर्माना लगवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3000 करोड़। ठीक है, 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने राजस्थान सरकार पर 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है। और गौरतलब है कि प्रदेश में जयपुर, नीमराना, भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और पाली सहित कुछ अन्य जिलों में सीमेंट और अन्य फैक्ट्रियां हैं। यहाँ से निकलने वाले पानी से नदियों पर दूषित हो रहा है और इसके अलावा प्रदेश के शहरों में निकलने वाले ठोस कचरे का भी सही निस्तारण नहीं किया जा रहा है और इसी चलते NGT ने प्रदेश सरकार पर यह जुर्माना लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रदेश में रसोइयों की संख्या कितनी हो गई? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ करता है और उसके बाद प्रदेश में जो रसोइयों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आपको याद रखना है 870। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया और इस नवीन रसोइयों के संचालन के बाद प्रदेश में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो गई और इस योजना का लाभ विद्यार्थी एवं श्रमिकों के हित में सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है और इस योजना के माध्यम से आम जन को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक व भरपेट भोजन उपलब्ध हो रहा है और सरकार इस योजना में 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दे रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या श्रीनगर, गंगानगर? तो इसका आंसर आपको याद रखना है जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। देखिए इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्ला खान के स्टेडियम में नवीनीकरण कार्यों में लोकार्पण समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर में राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित की घोषणा की गई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसमें ICA और जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA के मध्य समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें RCA तथा JDA के सचिव ने हस्ताक्षर किए और इसी के साथ स्टेडियम के प्रबंध और संचालन की जिम्मेदारी JDA ने RCA को सौंप दी थी। अगला सवाल नंबर 10वां, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी हुई? तो इसका आपको याद रखना है 2022 को। ठीक है, देखिए करंट अफेयर है तो आपको याद रखना है 2022 राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी होती है। देखिए ये कब होती है? 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला राव
रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की। और सुगुलता रावत जयपुर में राजस्थान एमएसएमई दिवस के मौके पर आयोजित उद्योग रत्न एवं निर्यात पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रही थी। और वाणिज्य मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉपी टेबल बुक राजस्थानी कारीगरी का विमोचन की भी किया। और राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति 2022 जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। और राज्य सरकार ने डूंगरा राम गेदर को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्षता में उसके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है कि राजस्थान में कितने विद्यालयों का पीएम श्री योजना के तहत विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो आपको याद रखना है 716 विद्यालयों का। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या होता है। इसमें देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य के परियोजना निदेशक डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि पीएम श्री योजना अर्थात प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर डाइजिनिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान के 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। और पीएम श्री योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। और इस विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा व एक विद्यालय पर माध्यमिक शिक्षा होगा। और ये सभी स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी भावना समाहित होगी। और देखिए गौरतलब यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने की एक आधुनिक और परिवर्तनकारी एवं समग्र तरीका लगाया गया। और इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना के पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 में राजस्थान की किस प्रदान किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। आंदाराम भोमरिया को, मनफूल गोदारा को, विकास जाखड़ को, हरिराम भादु को। तो इसका आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, आंदाराम भोमरिया को देखिए कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2017 में। देखिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा जोधपुर के सालावास निवासी आंदाराम भोमरिया को संत कबीर पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया गया। अगला सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अनुजा निगम पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान से, अनुसूचित जाति जनजाति के ऋण आवेदन से, नगरपालिका की शिकायत के समाधान से या विधानसभा कार्यवाही के प्रसारण से? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए ऋण आवेदन से। देखिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। और इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति के विकास एवं उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति को विकास के कोष का गठन किया। अगला सवाल नंबर 14 देखिए, सितंबर 2022 में जैसलमेर में श्री तन्नोट माता का मंदिर जो कॉम्प्लेक्सन परियोजना का शिलान्यास किसने किया? तो अशोक गहलोत ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या कलराज मिश्र ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। ठीक है, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में श्री तन्नोट मंदिर कॉम्प्लेक्स का प्रयोजन शिलान्यास शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए हाल ही में खनन के लिए चर्चित
स्थल आदि ब्रदी और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है भरतपुर जिले में। ठीक है, देखिए सरकार ने आदि ब्रदी और कनकांचल की पहाड़ियों के वन क्षेत्र को घोषित किया और लीज धारक को नोटिस जारी कर पक्षा रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। अगला सवाल है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जैसलमेर के नौक क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा बनाया जा रहे सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया और सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? तो इसमें आपको याद रखना है 735 मेगावाट। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर के नौक क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया और सितंबर 2023 तक यहां से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 17वां, देखिए राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फोकस करना है। देखिए राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो आपको रखना है याद, जोधपुर में। ठीक है, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया, कहाँ पर किया जाएगा? जोधपुर में। ठीक है, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में। अगला देखिए, देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान की किस शहर में विकसित किया जा रहा है? देश का पहला कोचिंग हब, तो वो आपको याद रखना है जयपुर में। ठीक है, देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखिए आवासन मंडल ने आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा देने तथा कोचिंग संस्थाओं के सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध करवाने के लिए आवासन मंडल द्वारा जयपुर में प्रताप नगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। और आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से इस कोचिंग हब को विकसित किया जा रहा है। और इस कोचिंग हब में प्रथम चरणों में 5 संस्थानिक ब्लॉक और 90 व्यावसायिक परिसर तैयार किए जा रहे हैं। अगला सवाल नंबर 19, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रमोशन काउंसिलिंग और किस स्थान के द्वारा राजस्थान के स्टेट कॉन्वेल का आयोजन किया जा रहा है? तो वो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉक्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखिए, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ईएससी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्वेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप समिटन बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी स्टार्टअप उद्यमी और सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई इस पहल से अवगत हो। अगला सवाल नंबर 20, राजस्थान की किस जिले की ग्राम पंचायतों का पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर गर्ल फेरडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो आपको याद रखना है सवाई माधोपुर का। देखिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल सवाई माधोपुर के बारे में देखिए, शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि सवाई माधोपुर में तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिलों में 2 ग्राम पंचायतों में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत का रूप में विकसित किया जाएगा। और गौरतलब ये है कि राज्य सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर में 7 ग्राम पंचायत को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। और गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत में बालिकाओं के लिए सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा और लड़की पैदा होने पर उत्साह मनाया
जाएगा और सरकारी योजना का लाभ बालिकाओं तक पहुंचाया जाएगा। और जिन पंचायतों में बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल तैयार कराए जाएंगे और घर से स्कूल तक पहुंचाने के असुरक्षित रास्तों को चिन्हित पर सुरक्षित प्रदान की जाएगी। और ग्राम पंचायतों के स्तर पर पंचायतों के बजट से बालिकाओं को सभी तरह की सुविधा देने के लिए विकासात्मक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और अगला नंबर 22 सवाल, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण हाल ही में सितंबर 2022 में किस स्थान पर हुआ? तो वो आपको याद रखना है, जयपुर में। मेरे लाडलो, ठीक है, जयपुर में होता है। और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर में प्रताप नगर में एक सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण किया। और इस योजना के तहत शिक्षकों तथा पुलिस जवानों को रियासती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 15 लाख हजार रुपए की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित की गई। ठीक है। अगला सवाल नंबर 23वां, देखिए, हाल ही में सितंबर 2022 में राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो उसका जो निर्माण किसने किया? तो वो आपको याद रखना है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेन एप्लीकेशन एंड जियो कॉम्प्रेमेक्सी, ठीक है, जियो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो इसका जो निर्माण करता है तो ये कंपनी करती है, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखिए, राजस्थान उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीओन गुप्ता प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस एंड वर्चुअली शिकायत करते हुए स्टेट मास्टर प्लान का पोर्टल लॉन्च किया गया। और इस पोर्टल में BISG और एन जिसमें देखिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेन एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। और जिससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्य योजनाओं पर व्यापक डेटाबेस हैं। और BISGN द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से रियल टाइम अपडेट के साथ सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मैपिंग प्रदान की जाएगी। और लॉजिब्रिक्स डिवीजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI इस सिस्टम में जरूरी जानकारी और अपडेट के लिए ISGN के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता करेगा। और गौरतलब यह है कि गति शक्ति योजना या मल्टी मोडल कन्वेक्टिविटी योजना लॉन्चिंग के लागत में कम करने और अपव्यय से बचने और बुनियादी ढांचे परियोजना के निष्पादन के उद्देश्य के रूप में शुरू की गई। बढ़ते हैं हमारे अगले 24वें सवाल की तरफ। देखिए 24वां सवाल यह कह रहा है कि विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से किस तहसील से शुरू किया जाएगा? तो वो आपको याद रखना है, नोखा बीकानेर से, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए, विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 2000 मिशन तहसील इसमें क्या है 39/, हाँ मिशन, हाँ 39/22 कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर को प्रारंभ किया जाएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग के नोखा तहसील से की जाएगी। और कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसील का आयोजित किया जाएगा। और प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील पर विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योगजन भाई बहनों की उनकी समस्याओं के समाधान और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराने के उद्देश्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला हमारा 25वां सवाल है कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन आपके सामने है, राजेश साबड़ा, राजीव अरोड़ा, रमेश जैन या
रविशंकर वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव अरोड़ा को राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग एवं उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसमें राज सिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और वही महावीर प्रसाद शर्मा को वाइस चेयरमैन और अनिल कुमार बख्शी और संजीव अग्रवाल और अनिल अग्रवाल, रवि पोदार और एस एन मोदानी को निदेशक बनाया गया और काउंसिलिंग में 21 संस्थापक सदस्य और 7 निदेशक और एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन चुने गए थे। अगला 26वां सवाल देखिए। राजस्थान में हाल ही में लॉन्च हो गई ऐप RKSMBK का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपको याद रखना है शिक्षा से। ठीक है, क्षेत्र से है शिक्षा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में के दौरान अलग अलग वर्गों में 98 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए राज्य स्तर शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और साथ ही RKMB के ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप में कक्षा 3 से 8 तक विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा और राज्य के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की मूल अवधारणा की एक कक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विद्यार्थी के उनके सीखने के स्तर के अनुसार दक्षता आधारित शिक्षण प्रदान करते हुए कक्षा स्तर दक्षताओं में सक्षम बनेगा। कौन सा ऐप बनेगा? RKSMBK। अगला सवाल नंबर 27। अगला सवाल नंबर 27 देखिए। राजस्थान में शिक्षा में मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने मिशन बुनियादी का शुभारंभ किस संबंध से है? देखिए, विद्यार्थी के समझने की क्षमता विकसित करना, या विद्यार्थी में राष्ट्र भावना जगाना, या लड़कियों में आत्मरक्षा की भावना पैदा करना, या विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को फिर से जोड़ना। तो इसका आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थी के समझने की क्षमता विकसित करना। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, देखिए शिक्षा मंत्री BD कल्ला के शिक्षा संकुलन के राज्य स्कूली बच्चों के लिए मिशन बुनियादी का शुभारंभ किया गया और मिशन बुनियादी डिजिटल लर्निंग का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उससे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाएगी और जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में विद्यार्थी को सीखने की क्षमता बढ़ाना और जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट रेट कम करना। इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 लाख विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। और मिशन बुनियादी को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF, केवल्यू एजुकेशन फाउंडेशन पीरामल फाउंडेशन GDI और पार्टसन तथा काउंसलिंग के सहयोग से शुरू किया गया है। और ये कार्यक्रम भारत के सबसे बड़ा पार्सल लॉन्च इंस्टीट्यूट लर्निंग PAL कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिले उदयपुर, जिसमें देखिए 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में ये क्या किया गया? शुभारंभ किया गया बुनियादी मिशन का। ठीक है, अगला जो सवाल आता है तो वो 28वां। देखिए ये अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान, देखिए हाल ही में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और किस संस्थान के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध के एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र जिसमें MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका आपको याद रखना है IIM गाजियाबाद। ठीक है, इसके बारे में देखिए थोड़ी डिटेल से जानकारी देखिए।
राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजभवन, आईएमटी गाजियाबाद एवं मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय व महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और इस एमओयू के अंतर्गत स्थानीय और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने का कार्य होगा। देखिए अगला सवाल है 29वां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किन गठन की मंजूरी दी? तो देखिए 4 हैं। देखिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्त, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स या एंटी नारकोटिक्स यूनिट या एंटी डेपोटिक एक्ट यूनिट, जिसमें देखिए केवल 1 या 2 और 4 या 1 2 3 या 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, केवल 1 और 2 3, जिसमें एक में क्या है कि देखिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय या आयुक्तालय, और नंबर 2 में है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, और नंबर 3 पे है एंटी नारकोटिक्स यूनिट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी देखिए डिटेल से जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए सहमत निर्णय लेते हुए प्रदेश में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग रोकने तथा नशा पीड़ितों के पुनर्वास एवं जन जागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय या आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जिसने ANTF यहाँ तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU के गठन हेतु प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की और नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय में आयुक्त पदेन शासन सचिव गृह को नियुक्त किया गया और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में किया है और इसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस और ANU को सदस्य सचिव बनाया गया और मादक पदार्थ और नशीली दवाइयों की रोकथाम के लिए SOG में महानिरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU का गठन किया जा रहा है और ये मुख्यतः एंटी नारकोटिक्स एनफोर्समेंट का कार्य करेगी। ठीक है, हाँ, अगला जो अपना जो सवाल है तो वो है नंबर 30। देखिए राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब हुई? तो वो आपको याद रखना है 20 अगस्त 2019 को राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी जन संचय योजना द्वितीय चरण का प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और जिसके संबंध में आदेश जारी किया है कि उल्लेखनीय एक बार रोकना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, अगला सवाल है नंबर 31। पिछला सवाल हाँ यही था। 31 नंबर सवाल है कि राजस्थान सरकार ने मनरेगा मेट मजदूरी को 135 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 235 से बढ़ाकर 240 तक कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी देखिए जानकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी और प्रदेश में कार्यरत मेटों के अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे और राजस्थान ने नियोजित मेट पर प्रतिदिन मजदूरी की बढ़ोतरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के अंतर्गत की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी से वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजनांतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी दर 135 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर 140 रुपये कर दी गई है और उल्लेखनीय है कि मनरेगा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्धकुशल श्रमिकों को मेट पर किए गए व्यय सामग्री की श्रेणी में माना जाता है और सामग्री व्यय 75% केंद्र सरकार द्वारा 25% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया
जाता है, ठीक है। और अगला नंबर 32 सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राजस्थान, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगला 32 नंबर सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर पन्नाधाय की प्रतिमा का अवधारण किया। तो इसका आपको आंसर रखना है वह गोवर्धन सागर। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवर्धन सागर उदयपुर में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। और अगला 33वां सवाल है राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो वो दिया गया आशीष पुरोहित को, ठीक है। बे इस पर राइट होगा आशीष पुरोहित को। देखिए हनुमानगढ़ के आशीष पुरोहित को उनके कविता संग्रह अन्नार के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, ठीक है। अगला नंबर 34 सवाल है। देखिए राजस्थान की नई ऊर्जा नीति को तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है भास्कर ए सावंत। देखिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई थी, ठीक है। अगला 35 नंबर सवाल कौन सा भारतीय से राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन में प्रदर्शनी में मेजबान है। तो इसका आपको याद रखना है कोटा। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी आपके साथ मैं साझा कर देता हूँ। देखिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में कोटा राजस्थान में किया गया था और प्रदेश की पहली बार कॉन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में T90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, स्नाइपर और मशीन गन और सैन्य पुल सहित कई रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए और कई स्टार्टअप्स और MSMEs भी अपने उत्पादों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला सवाल नंबर 37। देखिए राजस्थान में निम्न में से किन 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बे दुर्गा राम मोहावल और सुनीता गुलाटी को, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी साझा कर देता हूँ। देखिए 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। और इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था और जिनमें राजस्थान के 2 शिक्षक जिसमें दुर्गादास मोहवाल और सुनीता गुलाटी भी शामिल थे। और उदयपुर जिले के फलाईसी पंचायत की चयनित समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालरियापाड़ा स्कूल के शिक्षक दुर्गाराम मोहब्बत को आदिवासी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और शुरू किया। और देखिए बच्चों को परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया गया। तो ये बाल श्रम के खिलाफ गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया और कई घरों में जाकर बच्चों में पढ़ने की अलग जगह, ठीक है। और तस्वीर के बारे में सूचना जुटाकर बच्चों के तस्करों और चुंगल से छुड़ाने का भी सराहनीय कार्य किया गया। और बीकानेर जिले के राजकीय मूक बधिर विद्यालय की शिक्षिका सुनीता गुलाटी को वर्ष 2017 में सामान्य शिक्षक रूप से विद्यालय में नियुक्ति मिली थी और जिसके बाद उन्हें मूक बधिर बच्चों के लिए काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने बच्चों के साथ रहते हुए स्पेशल टीचर के रूप में ट्रेनिंग ली और फिर रेहिबिसल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन करवाया और मूक बधिर बच्चों को हर तरह की मुश्किलों के लिए तैयार किया गया। और जिसके बाद बच्चों ने नेशनल लेवल के साइंस कंपटीशन में 3 अवार्ड भी जीते थे। और अगला सवाल नंबर 47। देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कंजारी को पूर्ण संस्थान का दर्जा किस वर्ष दिया गया है। तो वो आपको याद रखना है 1959 को, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ जुटा देता हूं। देखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत 60 वर्षों से ज़्यादा समय में उत्कृष्ट सेवाएं दे रही केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में काजिर एवं एक साथ 4 सुविधाओं का उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने काजरी में बने एक सांबागार कृषि व्यवसाय को अभिपोषण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और इंडोर खेल हाल ही का उद्घाटन किया। और गौरववंत यह है कि भूमि की तीव्रता के अपहास एवं उत्पादकता में कमी की प्रक्रिया को कम करने और संसाधनों में वैज्ञानिक तथा स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर जिले में की गई और इसके बाद विस्तार 1957 में मरु वनीकरण व मृदा संरक्षण के केंद्र के रूप में हुआ। और अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। देखिए अच्छे से आपको क्वेश्चन और उसके साथ थोड़ी सी जानकारी भी मिलती है, तो इसके लिए आप एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, आपके प्यार दिखाने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो वो किया गया जयपुर में, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जानकारी आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए 31 अगस्त 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर के जहेल महल पैलेस हॉस्टल के पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया के नियुक्त तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेड का उद्घाटन किया। और उल्लेखनीय ये है कि टाइम्स राजस्थान कुजिन ट्रेल के विभाग में भाग ले रहे प्रतिभागियों को जयपुर में अपनी यात्रा शुरू की और यह ट्रेल अगले दिन मांडवा पहुंचेगी और आगामी दिनों में ट्रेल बीकानेर जोधपुर होते हुए उदयपुर पहुंचेगी और वह 5 सितंबर को ट्रेल का समापन होगा। और इसके दौरान प्रतिभागी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 39। देखिए डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश का कौन सा स्थान है, तो वो है प्रथम स्थान। देखिए डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का जो स्थान है राज्य देश में है जो वो कौन सा है, प्रथम स्थान है। देखिए क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त आशीष गुप्ता ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश में अब सिरमौर राज्य बन गया है और राज्यों में कुल 1 लाख ई मीटर संचालित हैं और राज्य में 85,000 ई मीटर एवं 15,000 ई मीटर प्लस सहित कुल 1 लाख ई मीटर संचालित हैं, जबकि देश के ये आंकड़ा 3 लाख हैं। और इस प्रकार राजस्थान के पूरे देश में कहीं तिहाई ई मीटर संचालित हैं। मतलब डिजिटल माध्यम के जो योजनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो राजस्थान में ही होता है, ठीक है। राजस्थान में क्या है, ई मीटर ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए नंबर 40वां सवाल। 40वां सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम्स मॉनिटरिंग हेतु IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए, तो वो आपको याद रखना है जयपुर में। देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 3रे डिजिटेक कॉन्वेंशन 2022 में राजस्थान के RTO IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के उल्लेखनीय में कार्य के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। और राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू जल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया। और जल जीवन मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर जिले में 15 गांवों के नलों को माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के लिए रियल टाइम्स मॉनिटरिंग हेतु IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए। और यह सिस्टम पेयजल की आपूर्ति लाइन की शुरुआत, पाइप लाइन के ब्रांच लोड एंड टेल लोड के स्रोत सेंसर लगाए गए और इन सेंसरों से इंटरनेट से जोड़ा गया और इंटरनेट के माध्यम से सेंसर द्वारा एक डाटा का आदान प्रदान एवं मॉनिटरिंग की जाती है। और सेंसर के माध्यम से यह भी जानकारी मिलती है कि टंकी का पानी शुद्ध व एवं किस तरह के कमेटिकेशन नहीं है। और साथ ही टेल एंड के उपभोक्ता को जो पानी मिल रहा है उसका प्रेशर कितना है और फ्लो कैसा है और pH वैल्यू
TDS क्लोरीन और फ्लोराइड कितनी मात्रा में है, और इसका डाटा भी सेंसर से ही प्राप्त होता है। देखिए बढ़ते सवाल नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट सवाल है नंबर 41। देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रथम महिला नीति राजस्थान महिला नीति कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया। और राजस्थान देश का राज्य जिसमें महिला नीति की स्थापना कब होती है, तो वो दूसरा सबसे राज्य है। ठीक है, और देखिए क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप मुझे पता है सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ेंगे करंट अफेयर, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा में स्थित जयपुर में एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर JICC में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस के समारोह में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए स्थापित प्रथम महिला नीति राजस्थान महिला नीति कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 जिलों को 386 स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 1,42 लाख रुपए की राशि का राष्ट्रीय नीति महिला में ऋण का रूप में प्रदान की। और उन्होंने सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य के लिए राजीविका कम्युनिटी केंद्र में 8 महिलाओं को पुरस्कृत किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 में महिला नीति की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से करने की घोषणा की गई थी। और तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां पर महिला नीति की स्थापना की गई है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 42। देखिए हाल ही में अगस्त 2022 में राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों पर स्थापित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालयों का वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालयों पर घोषित किया गया है, तो वो आपको याद रखना है 6। देखिए क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ब्यावर अजमेर जिला सहित 6 जिला मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालय घोषित किया गया। और प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालयों को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालय घोषित किया गया। और इससे ब्यावर अजमेर जिला अलवर चित्तौड़गढ़ पाली राजसमंद एवं सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालयों को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेशन न्यायालय की घोषित किया गया। और इन न्यायालयों को स्थानीय क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित जिला एवं सेशंस न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 43। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना किस शहर में की जाएगी, तो वो आपको याद रखना है जोधपुर में। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से जानकारी देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना करते हुए मंजूरी दी कि साथ ही जोधपुर के स्थायी पीठ गठन होने की तक चलपीठ बैठक प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किए जाते हैं। और देखिए उल्लेखनीय यह है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर न्यायाधीश बेडी सिविल रिट पिटीशन में माननीय मुख्यालय के अंतरिम आदेश दिनांक 7/20/2022 की अनुपालना में ये निर्णय लिया गया कि इसमें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1977 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1977 में विविहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 44। देखिए अगस्त 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी में राजस्थान सरकार ने निवेशकों के माध्यम से लगभग कितने करोड़ रुपए OU हुए। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है 69,789 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर B। ठीक है, देखिए किस प्रकार क्यों हुए, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही ऑलरेडी कर रखा है, नहीं कर रखा है तो अभी कर दो, मैं आपको अभी कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखिए इन्वेस्ट
राजस्थान 2022 के तहत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड OMU साइनिंग सेरेमनी में राजस्थान सरकार ने निवेशक में बीच 69,889.93 करोड़ रुपए में OMU हुए और इससे राज्य में कुल देखिए कितने 11,846 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और गौरवबलत यह है कि जयपुर में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स की मीट एंड OMU साइनिंग सेरेमनी आयोजित हुई है और इस OMU सहित अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए में MOU एवं LOI हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए 69,889.93 करोड़ रुपए में OMU को अबूडा पाकर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए O2 पावर और SGPTI द्वारा अध्यक्ष ऊर्जा और सौर ऊर्जा सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए SI इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा 1400 करोड़ रुपए सेंट गोम्बेन द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के निवेशन में फ्लोट गैस और वेंचर रेटिंग यूनिट की स्थापना में प्रस्ताव रखता है। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा 737 करोड़ रुपए में कार्बोनेटिक सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। और विप्रो जयपुर हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 45, राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का संबंध किससे है? मरुस्थलीकरण को रोकने से, उद्यमिता क्षेत्र में युवाओं को बढ़ाने से, या फिर राजस्थान में रोजगार मेलों में आयोजन से, या राजस्थान में व्यंजनों के प्रदर्शन से। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर से, इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमिता के क्षेत्रों में युवाओं को बढ़ावा देने से। देखिए क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है, आपके साथ साझा कर देता हूं। देखिए, तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम और राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। और इस 2 दिवसीय फिंडी फेस्ट 2022 में युवाओं ने अपने स्टार्टअप के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बहुआयामी आयोजन में युवा स्टार्टअप निवेशक, कॉर्पोरेट टैक्स एवं शिक्षाविद एक मंच पर आए। और 2 दिवसीय डिफो फेस्ट में राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त 45 IEVEST और स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप उत्पादों में सेवाओं का प्रदर्शन किया। ठीक है, अगला सवाल नंबर 46, हाल ही में प्रदेश की पहली मोटर मार्केट का लोकार्पण किस शहर से हुआ? तो वो होता है कोटा से। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। देखिए, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश में पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण कर मोटर व्यावसायिकों को बड़ी सौगात प्राप्त की। और इस मोटर मार्केट में शहर में विभिन्न स्थानों में मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को सुविधा मिले तथा साथ ही शहर में जाम की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। और नगर विकास न्यास द्वारा तैयार की गई प्रदेश की पहली मोटर मार्केट को CDM रोड पर शिवाजी पार्क के पास विकसित किया गया। और इससे वर्तमान में 247 दुकान निर्मित हैं। 9 दुकान का निर्माण और कराया जाएगा। और इसमें व्यवसायी के लिए चारों और CD रोड का निर्माण होगा। और आधुनिक शौचालय, रोड लाइट और सभी दुकानों का विद्युतीकरण करवाया जाएगा। और लगभग 15 बीघा क्षेत्र इसके लिए आरक्षित होगा। तो अगला सवाल है नंबर 47। देखिए, अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन 3 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया?
ऑप्शन आपके सामने हैं जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, टोंक, बीकानेर, चूरू या टोंक, बूंदी, बाड़मेर। तो इसका आंसर होगा टोंक, बीकानेर और चूरू। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान डेफी फेस्ट के समापन समारोह में कोटा, बीकानेर और चूरू में वर्ल्ड क्लास इन्फेक्शन सेंटर का लोकार्पण किया। और देखिए स्वेटअप को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद इन 3 जिलों में सेंटर स्थापित किए गए और इन सेंटर में IT क्षेत्र में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने आम जन के लिए उपयोगी साबित होने वाली 3 वेबसाइट वेब IMA और साटो और राजसंभवल और राजीव गांधी युवा मित्र स्वाद ऐप का भी लोकार्पण किया गया। अगला नंबर 48 सवाल है, राजस्थान में किस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट एक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए डिजिटल महिला योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, हर घर मोबाइल योजना या मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर D, मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना। देखिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि देश की 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में ने राज्य की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में रुचि दिखाई है और इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है और इस प्रक्रिया का जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जमा पहनाया जा सके। और उल्लेखनीय यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी और इसके तहत राज्य के 135 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट एक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा और फ़ोन में 3 साल तक इंटरनेट सेवा के अलावा वॉइस कॉल और SMS की सुविधा होगी। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग के किन 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया? तो इसका आपको आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर B, जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत को। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये कहाँ के हैं? देखिए जिन 2 अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई थी उसमें अलवर जिले के कलेक्टर और नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जितेंद्र सोनी तथा जगदीश प्रसाद रावत उप निरीक्षक सेवानिवृत्त शामिल हैं। और जितेंद्र कुमार सोनी ने झालावाड़, जालौर और नागौर के जिले के कलेक्टर रहते हुए विभिन्न आपदा प्रबंध का नागरिक सुरक्षा कार्यों में उत्कृष्ट कार्य किए और इन्हें जालौर कलेक्टर रहते अपनी जाने की परवाह किए बिना बाढ़ में फंसे 8 लोगों को जीवित निकालने पर पूर्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति महोदय की जीवन रक्षक पदक का मुआवजा चुकाया गया था। ठीक है, अपने जालौर के जो जिला कलेक्टर हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जितेंद्र सोनी। और आज का अपना जो अंतिम सवाल है तो वह वेरी मोस्ट है। ठीक है, अंतिम सवाल ये कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान में कितने बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। ठीक है, दिग्गज क्वेश्चन है आपके सामने है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो वो आपको याद रखना है 1 करोड़ बच्चों ने। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज का अपना अंतिम सवाल रहने वाला है। देखिए इसमें क्या है, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में सवाई मानसिंह स्टेडियम के प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में 1 करोड़ बच्चों के देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। बच्चों ने झंडा ऊंचा कर रही हमारा
देखिए बच्चों ने कौन सा गीत गाया कि बच्चों ने झंडा ऊंचा रहे हमारा सारे जहाँ से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब दे। जैसे देश भक्ति से ओतप्रोत गीतों को साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का भी गायन किया। और इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम बल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों व समस्त प्रदेशवासियों को समर्पित किया। तो यह था अपना आज का अंतिम सवाल। और अब मैं बताता हूं कि आपको ये जो PDF है वो कहाँ मिलने वाला है। देखिए आपको फिर से अपनी जो तैयारी परखने के लिए जो PDF मिलेगा तो वो मिलेगा आपको अपने टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर बिश्नोई स्टडी सर्च कर देना है और वहाँ पर आपको उस टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में PDF मिलेंगे। राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल के नोट्स के साथ भी करंट अफेयर का भी ये आपको मिलेगा PDF। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये हमारी ऑफिशियल ID, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना, लाइक करना, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए जो हर यूट्यूबर कहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।